चलिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस प्लेटफॉर्म का ई बुक, ठीक ना, वॉल्यूम 1 के बारे में, और इसका सेट का प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन को लगाएंगे। और ये मध्य निषेध, कच्चा पाल और चालन दस्ता सिपाही के लिए ये सेट को यूज़ करेंगे। तो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे एक अंदाज़ा लग पाए कि एवरेज स्कोरिंग क्या हो रहा है, और आप भी पता कर पाएंगे। सब लोग बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या एवरेज स्कोर कर रहे हैं लोग। तो चलिए सिंपली इस बुक को सेट नंबर 7 को हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो सेट था वो कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 25 टेस्ट सीरीज है, देखने को मिलेगा, और 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए सेट नंबर 1 को यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेट नंबर 7 है। चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। क्या कहा है कि उत्कल मैदान भारत के तटीय मैदान के किस भाग में है? उत्कल मैदान भारत के तटीय मैदान के किस भाग में? तो ये पूर्वी तटीय मैदान में, ठीक ना, पूर्वी तटीय मैदान, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि भारत में कोई नगर पालिका अपना कार्य पूरा होने से पहले ही भंग हो जाए तो क्या होगा? यदि भारत में कोई नगर पालिका अपना कार्य पूरा होने से पहले ही भंग हो जाए तो क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। 6 महीने के भीतर नया चुनाव होना चाहिए, ठीक ना। अगर कोई भंग हो जाता नगर पालिका तो 6 महीना के भीतर नया चुनाव होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का है कि भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व डैश डैश ने किया था। भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व डैश डैश ने किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका, ये लॉर्ड मैकाले ने किया था, ठीक ना। लॉर्ड मैकाले ने किया था विधि आयोग का नेतृत्व। ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन बना था? ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन बनेगा था? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक ना। ये धारा पट्टा है जो ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी बना था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है? भारतीय भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर 5 का हो जाएगा सी। ये 23 है ना अनुच्छेद, वो मानव तस्करी पर रोक लगाता है। उसी तरह आप अनुच्छेद 21 के 24 के बारे में जानना आपको, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आपको कारखाने में काम कराने से संबंधित है उस पे। और यहाँ पर ये 21 है, अनुच्छेद 21 है, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, आप कमेंट करके बताइए कि अनुच्छेद 19 किससे रिलेटेड है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा क्षेत्र दक्कन का पठार की बाहरी परिधि का हिस्सा नहीं है? कौन सा क्षेत्र दक्कन के पठार की बाहरी परिधि का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो आपका 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना। ये हिमालय है जो बाहरी परिधि का हिस्सा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कला चार भाग शैली में बनाई गई है? निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु कला है जो 4 भाग शैली में बनाया गया है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ताजमहल है जो 4 भाग शैली में बनाया गया है, ठीक ना। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा 7 का, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थार रेगिस्तान के मैदान में कौन सा पेड़ सामान्यतः पाया जाता है? थार रेगिस्तान के मैदान में कौन सा पेड़ सामान्यतः पाया जाता है? तो आपका 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये खजड़ी का होता है ना पेड़, वो खजड़ी का पेड़ पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौने पाए गए हैं? कौन सा स्थान है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौने पाए गए थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का सी, ठीक ना। ये मोहनजोदड़ो में बड़ी मात्रा में खिलौने पाए गए हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में किस क्रांतिकारी का संबंध मत्स्य उद्योग से है? भारत में किस क्रांति का संबंध मत्स्य उद्योग से है? तो आपको पता होना चाहिए। चलिए ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नीली क्रांति, ठीक ना। आपको हम एक ऐसे याद करा देते हैं जिससे आप भूल नहीं पाएगा। कैसे? चलिए, आपको नीली क्रांति किससे संबंधित है?
जो आपको मत्स्य उद्योग है ना, मत्स्य उद्योग यानी मछली, मछली का आँख कैसा होता है? नीला। तो आप नीला से याद रखिएगा, नीली क्रांति से संबंधित है, ठीक ना। तो आप मछली का आँख है यानी मत्स्य मतलब मछली, मछली पालन का उद्योग होता है जो नीला क्रांति से, तो मछली का आँख कैसा होता है? नीला। उसी तरह से आपको श्वेत क्रांति यानी श्वेत मतलब क्या होता है? उजला, उजला होता है ना। तो श्वेत मतलब दूध कैसा होता है? उजला। तो आप श्वेत मतलब ये दूध से संबंधित है, ठीक ना। यहाँ पर दूध लिख लेंगे, मिल्क से संबंधित, ये दूध से संबंधित श्वेत क्रांति। और पीला, पीला किससे संबंधित है? तो तेल, सरसों का तेल जो होता है वो पीला डिब्बा में आता है, देखते हैं स्कूटर। तो आप पीला तेल से संबंधित है, ठीक ना। तो पीला क्रांति किससे संबंधित है? तो तेल से संबंधित है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इस तरह से हरित क्रांति, हरित क्रांति किससे? खाद्य पदार्थ से संबंधित है, ठीक ना, खाद्यान्न से संबंधित है। तो ये आप याद रख सकते हैं। ये ट्रिक कैसा है, और इस तरह से आप मेमोराइज करके आप याद रख सकते हैं, ठीक ना। जीके जीएस बहुत बड़ा पार्ट है, इसको कुछ ना कुछ आपको यूज करके ही याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 का, ठीक ना। 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, ठीक ना। 3%, इसको आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 12 पर। 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 8%, ठीक ना। आपको करना क्या है इसमें? आपको ए बी प्लस ए इंटू बे पर बैठा देना है, ठीक ना। और 100 पहले क्या करना है? पहले दो वैल्यू ले लेना है, फिर इसको जब इसका वैल्यू निकल जाए तो इसको फिर ए बी पर बैठा कर दोनों को निकाल लेना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नहीं तो इसका फार्मूला भी लगा सकते हैं, जो इससे सही लगे आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये भी मैथ है, तो आपको 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द कौशल का पर्यायवाची है? कौशल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कौशल मतलब स्किल, ठीक ना, स्किल। स्किल का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो सकता है? कपाल, हुनर, कला, योग्यता। तो आपका 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कपाल, ठीक ना, करेक्ट आंसर। उपदेश शब्द में कौन सा उपस्वर्ग है? उपदेश, देश, तो क्या स्वर्ग है? उपस्वर्ग है, तो उपस्वर है, ठीक ना। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक ना, उपस्वर है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो इसमें से कौन सा रचना है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम सरोवर है, जो जयशंकर प्रसाद का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज्ञा शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? आज्ञा शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना, अजान, अजान है, ठीक ना। आज्ञा का अज्ञान, सॉरी, अज्ञान का तद्भव शब्द क्या है? तो अजान, ठीक ना, अजान ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, ठीक ना। 17 का। 18 का आपका करेक्ट आंसर बताना है, इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है, ठीक ना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 18 का बी, ठीक ना। कंसर्ट है ना, ये गलत है, ठीक ना। कंसर्ट का स्पेलिंग होता आपका CON, यहाँ पर SESC होता है, ई है ना, एन के बाद सी, उसके बाद SERT, तो सी यहाँ पर मिसिंग है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर एंटोनिम बताना है 19 नंबर क्वेश्चन का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, ये इंटेंसिफाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ पर भी स्पेलिंग स्प्लिट स्पेलिंग यानी गलत स्पेलिंग बताना है, इनकरेक्ट। तो आपको क्या करना है? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, वेंडेटा, वेंडेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 का, 21 का आपको पैसिव एक्टिव वॉइस में बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का बी, ठीक ना। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स पास दैट द टेस्ट, सॉरी, द टेस्ट। आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? यहाँ पर क्या पूछा गया है? अपरिवर्तित रहता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है?
तो आपका 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आवृत्ति है जो अपरिवर्तित रहता है, ठीक ना। तो आवृत्ति से रिलेटेड एक फैक्ट याद रखिएगा कि आवृत्ति तरंग दैर्घ्य के स्रोत का गुण है और यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता, ठीक ना। तो यहाँ पर माध्यम चेंज होगा तो इस पर निर्भर कौन नहीं करेगा, आवृत्ति नहीं करेगा, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। बल युग्म यानी कपल, कपल का उदाहरण कौन सा है, कपल, ठीक ना। बल युग्म का उदाहरण कौन सा है, तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी है, ठीक ना। ढक्कन खोलना, नल खोलना, गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाना, ये बल युग्म का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबकीय लार्ज मैग्नेट है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबकीय है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है, ठीक ना। तो पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, लार्ज मैग्नेट है, इसका चुंबकीय क्षेत्र दिशा पूछ रहा है कि किस दिशा में विस्तृत है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का दक्षिण से उत्तर दिशा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहा गया है किसी वस्तु के गुरुत्वीय प्रभाव में किसी अन्य वस्तु की गति में निम्न में से कौन सी राशि संरक्षित नहीं होता है। किसी वस्तु के गुरुत्वीय प्रभाव में किसी अन्य वस्तु की गति में निम्न में से कौन सी राशि संरक्षित नहीं रहता है। तो कौन सी राशि संरक्षित नहीं रहता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। ये रैखिक संवेग है, वो संरक्षित नहीं रहता है। सेल्सियस ताप क्रम पैमाने में ताप के परम शून्य शून्य का मान होता है। सेल्सियस तापक्रम पैमाने में ताप के परम शून्य का मान होगा। परम शून्य का मान बताना है तो ठीक ना। तो आपका क्या हो जाएगा, 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। -273 सेल्सियस, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप कुछ चीज़ इससे रिलेटेड ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्सियस तापक्रम पैमाने के ताप के परम शून्य मान -273.15 सेल्सियस हो सकता है, ठीक ना। तो आपको ये -273 दे या -272.15 सेल्सियस दे, दोनों सेम ही है, ठीक ना। और परम शून्य तापमान, ये बात याद रखिएगा, परम शून्य तापमान से नीचे ताप प्राप्त करना अब तक का संभव नहीं है। मतलब इससे माइनस में आप ताप नहीं ले जा सकते, अभी तक पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। तो ये बात याद रखिएगा। और परम शून्य ताप का जो टेम्परेचर होता है वो -273.15 सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन। अगर सेल्सियस में पूछेगा तो ये हो जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा 273 डिग्री -273 डिग्री या 273 डिग्री -273.15 सेल्सियस, या केल्विन में पूछेगा तो 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन होगा, ठीक ना। ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या 27 में कहा है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण है। न्यूटन के गति का दूसरे नियम का समीकरण कौन सा है, ऑप्शन ए बी हो जाएगा, ठीक ना। F बराबर एम ए, ठीक ना। F बराबर एम ए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहा गया कि सेबेस्टियन लोकार्नो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सेबेस्टियन लोकार्नो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर 28 का हो जाएगा बी, ठीक ना। ये फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। टाइम पत्रिका के किड ऑफ द ईयर पुस्तक 2025 से किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र को सम्मानित किया गया है। तो किसे जो है किड ऑफ द ईयर पुस्तक से भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र को सम्मानित किया गया है। तो यह तेजस्वी मनोज है जो उनको सम्मानित किया गया है। आपका 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, 10 से 16 सितंबर 2025 तक सैन्य अभ्यास जापाड का आयोजन किस देश में किया गया है। तो जापाड का आयोजन किस देश में किया गया है, ये पूछा गया है 30 नंबर क्वेश्चन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, रूस में किया गया है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को बेरोजगारी के मामलों में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में बेरोजगारी मामलों के सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करने का निर्देश दिया है? तो किस अनुच्छेद में है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन अनुच्छेद 41 में, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 32, प्रभावी राजकोषीय घाटा। प्रभावी राजकोषीय घाटा सरकारी बजट में किस वर्ष पेश किया गया है? प्रभावी राजकोषीय घाटा सरकारी बजट में किस वर्ष में पेश किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर 32 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक नहीं। 11 से 12 में ये पेश किया गया था। भारत में 1773 में चार्टर नवीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? और भारत में 1793 में चार्टर नवीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का अध्यक्ष निम्न में से कौन सा? तो आपका 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। हेनरी डंडास था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिम तटीय मैदान पर स्थित है? इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है? तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। पश्चिमी तटीय मैदान पर कोची बंदरगाह स्थित है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, अब तक यह भारत का सबसे बड़े प्राकृतिक बंदरगाह में से एक है, ठीक ना। अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। और यह केरल राज्य में अरब सागर तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्या 35 है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए गरीब की गहराई को मापने के लिए किस सांख्यिकीय संकेतक का उपयोग किया गया है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए गरीबी की गहराई को मापने के लिए किस सांख्यिकीय संकेत का उपयोग किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का डी, ठीक ना। ये गरीबी अंतराल सूचांक है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ताम्र पाषाण ताम्र पाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक सघनता निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई गई है? ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक सघनता निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई गई है? तो 36 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ये मध्य नर्मदा बेसिन में पाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहा गया है कि राज्य विधानसभा में डैश डैश की पूर्वी अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्य विधानसभा में डैश डैश की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो राज्य जो विधानसभा में होता है, किसके बिना अनुमति के कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का, ऑप्शन नंबर सी, ये राज्यपाल के बिना नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित था? खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित था? तो आपका 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। ये मुस्लिम लीग से संबंधित था, ठीक ना। खिलाफत आंदोलन मुस्लिम लीग समुदाय से संबंधित था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कबड्डी में लोना के लिए कितने अंक मिलते हैं? कबड्डी में लोना के लिए कितने अंक मिलते हैं? तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना। 2 अंक मिलते हैं। और लोना क्या होता है वो भी आप जान लीजिए। लोना वह चीज़ होता है, जैसे कबड्डी खेलते, कबड्डी में सातों खिलाड़ियों को आउट कर देता है तो उसे लोना या ऑल आउट कहा जाता है, ठीक ना। तो उसी को लोना, मतलब कबड्डी खेलते वक्त जो सभी प्लेयर यानी सातों प्लेयर को आउट कर देता है तो वही ऑल आउट या लोना के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दक्षिण भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बलराम भरतम और हस्तलक्षण हस्तलक्षण दीपिका से अपनी शाब्दिक स्वीकृति मिली है, ठीक ना। दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बलराम
भरतम और हस्त लक्ष्मण दीपिका से अपनी शाब्दिक स्वीकृति मिली है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक कथक कली, ठीक ना, कथक कली, ठीक ना, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट है आपका मैथ। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना, ये डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं और 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 42 का सी हो जाएगा, ठीक ना, ये 27 सही 7/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 11 हो जाएगा, ठीक ना, 43 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 44 पर निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन से फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए, ठीक ना, तो जिसका कोई अंग भंग हो तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना, अपाहिज। जिसका अंग भंग हो उसे अपाहिज कहेंगे, ठीक ना। सत्कार का विलोम शब्द होगा तो 45 का करेक्ट आंसर आपका तिरस्कार हो जाएगा। सत्कार का विलोम शब्द तिरस्कार हो जाएगा, ठीक ना। 46 क्वेश्चन नंबर, कहाँ राजा भोज नहीं गंगू तेली। वाक्य शुद्धि हेतु रेखांकित स्थान पर उचित क्रिया विशेषण चुनिए, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर जो रेखांकित किया गया है नहीं, इसको आपको उचित क्रिया विशेषण होगा, ठीक ना। तो आपको 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। आपको ऐसे भी बोला जाता है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ठीक ना। तो ये आपको ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 47 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। यहाँ पर कहा गया इडियम बताने के लिए, ठीक ना, स्प्लिट द विंस का इडियम बताना था, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 48 का। तो आपको क्या कहा, फिल इन द ब्लैंक को यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेक्स्ट मैसेज आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 49 पर। 49 नंबर क्वेश्चन में भी फिल इन द ब्लैंक बताया गया है। तो यहाँ पर आपका 49 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना, कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहेगा यहाँ पर, करेक्ट प्रोपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। मतलब करेक्ट प्रोपोजिशन को करना है, फिल इन द ब्लैंक में भरना है। तो आपका 50 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। द साउंड कम फ्रॉम द रूम, ठीक ना, कम फ्रॉम द रूम। आप 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है। तो किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है, आपका क्वेश्चन है। 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक ना। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑपोजिट होता है, ठीक ना। किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो उसे क्या होगा, निकट दृष्टि दोष। और किसी वस्तु को निकट का वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको क्या होगा, दूर दृष्टि रोग, ठीक ना। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 52 पर, ठीक ना। ध्वनि की अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है। ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब तो आपका 52 का करेक्ट आंसर हो जाता है ऊपर के बी और सी दोनों है, ठीक ना। जब माध्यम के तापमान में वृद्धि होता है तब ध्वनि अधिक वेग से चलती है और माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है तब जो ध्वनि है वो अधिक तेज से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 53। यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा हो तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार बताइए, ठीक ना।
कह रहा है कि यदि दर्पण की परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा हो है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार बताइए। तो 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अनंत और उत्तल दर्पण होगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहा गया? प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण वल्कनीकरण यानी वल्कनाइजेशन किसके साथ गर्म करने के लिए करके किया जाता है? ठीक ना। तो आपको प्राकृतिक रबर का है वल्कनीकरण यानी वल्कनाइजेशन किसके साथ गर्म करके किया जाता है? तो 54 का करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, ये सल्फर के साथ गर्म करके किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 55 का कौन सा अपघटन अभिक्रिया है? ठीक ना। तो कौन सा अपघटन अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सत्य है? तो सत्य कौन है? तो आपका 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये क्षारीय मृदा धातु KCS और RB है जो सत्य है। चलिए नेक्स्ट पर चलते। 57 सितंबर 2025 में विश्व में सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र यानी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो 2025 में विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा यंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो आपका 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक ना। अपना भारत में किया गया है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय फिल्म निर्माता को 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय फिल्म निर्माता को 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुपर्णा राय को ये सम्मानित किया गया है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धतियों में क्या परिवर्तन देखने को मिला? हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धतियों में क्या परिवर्तन देखने को मिला? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। कम उपज वाली फसलों से अधिक उपज वाली फसलों की ओर विस्थापन हुआ। ठीक ना। तो कम उपज वाली फसलों से अधिक उपज वाली फसलों की तरह हम लोग मूव किए। ठीक ना। तो आपका 60 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 61 नंबर पर, और यहाँ पर देख सकते हैं आपका 61 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक ना। टेनिस में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार युगल मैच के लिए कोर्ट डैश डैश चौड़ा होना चाहिए। तो टेनिस का जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार युगल मैच के लिए कोर्ट का डैश डैश चौड़ा होना चाहिए। ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना। ये 36 फीट होना चाहिए। ठीक ना। तो आपको ध्यान रखना है कि 36 फीट चौड़ा, और ITF के अनुसार एकल मैच के लिए कोर्ट की चौड़ाई 27 फीट यानी 8.23 मीटर होना चाहिए। और वही बात कर ले टेबल टेनिस के टेबल की लंबाई का, तो 2.74 मीटर यानी 9 फीट होगा। ठीक ना। वही बात कर ले टेबल की चौड़ाई का, तो 1.52 मीटर होगा यानी 5 फीट होगा। गेंद का वजन का बात कर ले 2.4 से 2.70 ग्राम होगा। गेंद का रंग सफ़ेद या नारंगी या पीला होगा। ठीक ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल है? ठीक ना। अशोक के अभिलेख में कितना शिलालेख शामिल है? तो 33। ठीक ना। करेक्ट आंसर आपका 33 हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया था? तो आज़ाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सेना के किस राज्य में गठित किया था? ठीक ना। तो आपको किस देश में गठित किया था?
तो देश का नाम बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक ना। 63 का जर्मनी में किया था, ठीक ना। 1942 में किया गया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1966 और 1969 के बीच योजना अवकाश 1966 और 1969 के बीच योजना अवकाश का प्राथमिक कारण क्या था, ठीक ना। तो 1966 से 69 में 3 साल का जो गैप हुआ था, उसमें योजना अवकाश लगा, उसका क्या कारण था, यानी ठीक ना। तो जो पंचवर्षीय योजना था, तो उसमें 64 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के विफलता के कारण हुआ था। तो किसके लिए हुआ योजना अवकाश लगाया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना के विफलता के कारण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 65 का उझावर थिरुनल किस राज्य में मनाए जाने वाला किसानों का त्यौहार है? उझावर थिरुनल किस राज्य में मनाए जाने वाला किसानों का त्यौहार है? तो 65 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहा गया है? 66 भारतीय संघीय ढांचा में किस सूची में विषय शामिल है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है? तो भारतीय संघीय ढांचे में किस सूची में विषय शामिल है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है? तो किस पर केंद्र और राज्य दोनों पर कानून बना सकते हैं? तो 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, समावर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? तो आपका 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 किलोमीटर 385 गज है जो मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक शब्दांश वाली वाक्य, और यहाँ पर मैराथन दौड़ से संबंधित कुछ और भी याद रख लीजिए जो आपको काम आएगा। जैसे कि हाफ मैराथन होता है, तो उसको हाफ मैराथन कितना का होता है? तो 21.0975 किलोमीटर, या अर्थात आप मील में याद रखना चाहे तो 13 मील तथा 192.5 गज होता है, ठीक ना। उसी तरह से एक अल्ट्रा मैराथन होता है जिसमें 31 मील 200 मीटर दो 31 मील से 200 मील तक की पद यात्रा से संबंधित है, ठीक ना। तो अल्ट्रा मैराथन में 31 मील से 200 मील तक की पद यात्रा से संबंधित रहता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंकर शब्द, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना। रिले रेस में होता है एंकर शब्दावली का उपयोग। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितने तिलिया है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि 24 तिलिया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ है। तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। 71 का बात कर ले तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 72 समूह 16 के तत्व में रेडियो सक्रिय है, समूह 16 के तत्व में रेडियो सक्रिय है, तो कौन होगा रेडियो सक्रिय? आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पोलोनियम। पोलोनियम है जो समूह 16 के तत्व के रेडियो सक्रिय है। 73 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सामान्य एल्कोहलों में ऑक्सीकरण से बनता है, सामान्य एल्कोहलों में ऑक्सीकरण से बनता है, तो 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाए, एसिड से बनता है, ठीक ना। 74 न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल डैश डैश तत्व तक ही लागू होता है। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल डैश डैश तक ही लागू होता है, तो 74 का करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक ना। सी ए तक ही लागू होता है एकेडमी, तो आपका 74 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 75 का अकथि कहता है कि अपचय के दौरान पेट, मतलब अपचन के दौरान है, तो अपचय के दौरान पेट के दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो
जब खाना नहीं पचता है तो पेट से दर्द का छुटकारा पाने के लिए लोग निम्न से किसका उपयोग करते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। ये आपका वहाँ बी पर लग गया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जो कि पेट का भोजन को पचाता है और हमें दर्द से छुटकारा देता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 75 नंबर हो गया, 76 नंबर पर क्या कहा गया है कि संयोजक कड़ी यानी कनेक्टिंग लिंक का उदाहरण कौन सा है? जैसे श्री सिर्फ और पक्षियों के बीच होता है, ठीक ना। तो आपको बताना है 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। आर्कियो आर्कियोपैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। झाग प्लावन विधि फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस का उपयोग सामान्यतः किसके सांद्रण के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर जो झाग प्लावन विधि का उपयोग सामान्यतः किसके सांद्रण के लिए किया जाता है? तो 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सल्फाइड एश के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 78 2025 में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का सी, ठीक ना। ये भारत करेगा 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप का मेजबानी। 79 में चलते हैं। भारत का आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो आपका 79 के करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 128वां स्थान ने भारत में आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक में स्थान प्राप्त किया है, 128वां। 80 भारतीय राज्य का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था? तो आपका 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। भाषाई आधार पर भारतीय राज्य को आज़ादी के बाद पुनर्गठन यानी मुख्यतः किया गया था, ठीक ना। इस पर भाषाई आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक ना। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो 81 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संचालन समिति है, ये के मुंशी से संबंधित नहीं है। तो संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक ना। संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संघीय समिति का जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति का बी.आर. अम्बेडकर और राज्य के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना। नेक्स्ट पर चलते हैं। 82 उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। उद्देशिका यानी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। तो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ये बताना है आपको। तो 82 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसके द्वारा जोड़ा गया था समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो मार्ले मिंटो सुधार आपका 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1909 में आया था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? मूल अधिकारों के भागों में आपका 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। 3 है। पहला में राज्य के संघ से संबंधित है, ठीक ना। और दूसरा में आपको नागरिकता और तीसरा में आपको मूल अधिकारों के बारे में दिया गया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील कहाँ पर है? तो चिल्का झील आपको पता होना चाहिए। 85 का करेक्ट आंसर, ये उड़ीसा में है, ठीक ना। को ये भी बात याद रहना चाहिए कि चिल्का झील सबसे मीठा पानी का झील है। और सॉरी दोस्तों, चिल्का झील नहीं, बुलर झील है, जो कि
सबसे मीठे पानी का झील है और जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है चिल्का झील है, जो भारत का सबसे बड़े तटीय झील है, ठीक ना। तटीय झील है और चिल्का झील उड़ीसा में आपको अवस्थित है। और सांभर झील भारत का सबसे खारा पानी का झील है और सांभर झील राजस्थान में है, ठीक ना। और भारत में सबसे मीठा पानी का झील है जो बुलर झील है, और बुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर है, तो आपको ये याद रखना है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, और गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है। तो ये चारों पांचों क्वेश्चन बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आपको पता होना चाहिए खारा पानी का झील है जो सांभर झील है, और मीठा पानी का जो झील है वो बुलर झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना। और हीराकुंड बांध है जो विश्व में सबसे लंबा बांध है। इसका लंबाई का बात कर ले तो आपको 4800 मीटर है, और उड़ीसा में महानदी पर स्थित है, ठीक ना। ये हीराकुंड बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरता है? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में अंगोला किसकी राजधानी है? तो अंगोला किसकी राजधानी है? तो लुआंडा का राजधानी अंगोला है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? तो आपका करेक्ट आंसर हंगरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 14 और 28 के तीसरे समानुपाती की गणना करिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का सी, ये 56 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ये भी मैथ है, तो इसका करेक्ट आंसर 91 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1500 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मलेरिया रोग का वाहक यानी वेक्टर कौन होता है? तो मलेरिया रोग का वाहक यानी वेक्टर होता है, ऑप्शन नंबर करेक्ट आपका बी हो जाएगा, मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मस्क्यूट होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 93 का है कि वायवीय शोषण यानी एरोबिक रिस्पिरेशन में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी अणु का शुद्ध लाभ होता है? तो वायवीय शोषण एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी अणु का शुद्ध लाभ होता है, ठीक ना। तो कितना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर 93 का हो जाएगा सी, 30 से 32 एटीपी, ठीक ना। इसको आप एडिनो ट्राईफॉस्फेट, आपको एटीपी का फुल फॉर्म नाम याद रखना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से पौधे नग्र बीज वाहन करते हैं? नग्र बीज वाहन करते हैं। तो आपका 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म है जो नग्न बीज वाहन करते हैं। 95 निम्नलिखित में से कौन सी एक उपास्थि युक्त मछली है? निम्नलिखित में से कौन एक उपास्थि युक्त मछली है? तो आपका 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शार्क एक उपास्थि युक्त मछली है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जो थैलोफाइटा नहीं है? तो 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्यूनेरिया है जो कि थैलोफाइटा नहीं है। 97 का प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन सेल बॉडी से निर्मित होता है जिसमें कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है, जिन्हें कहा जाता है। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से बना होता है, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से बना होता है, सेल बॉडी में निर्मित होता है, ठीक ना। सेल बॉडी से निर्मित होता है जिसमें कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है जिसे जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? तो आपका 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दूमिकाएँ कहते हैं, ठीक ना। द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा एक डैश डैश है। द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा एक डैश डैश है। तो आपका 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ठीक, सॉरी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयनीकृत गैस जिसमें आयन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होता है, ठीक ना।
तो प्लाज्मा का पांचवा अवस्था भी जान लीजिए, आपको बोस आइंस्टीन कंसेप्ट है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं 99 पर। कहा गया है कि किस देश में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने एवं भ्रष्टाचार के विरोध में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे थे। तो किस देश में है जो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटाने एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे थे? तो 99 ऑप्शन ए नेपाल है, ठीक ना, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने भारत को वृंदावनी वस्त्र नामक ऐतिहासिक कलाकृति उधार देने की घोषणा की है? किस देश ने भारत को वृंदावनी वस्त्र नामक ऐतिहासिक कलाकृति उधार देने की घोषणा की है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटेन ने किया है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ऐसे ही आपको सेट देखने को मिलेगा, और इससे रिलेटेड कोई भी त्रुटि या गलतियां हुई है तो कमेंट में बताइएगा, उसको हम कमेंट में सुधारने का कोशिश करेंगे। और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, जिससे आप अनुमान लगा पाएंगे हर एक लोग की क्या एवरेज स्कोर कर पा रहे हैं सभी लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये सेट नंबर 7 था जो कंप्लीट हो गया। अगर आप यहाँ तक सेट देखे हैं तो आपको ज़रूर इसका कहीं ना कहीं अच्छा आपको यूज़ देखने को मिलेगा, और आप सही से अपना क्वेश्चन को और रिवीजन कर पाइएगा, ठीक ना, सेट माध्यम से। तो वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो प्लीज़ अगेन लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्त, समझिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।